हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की इस न्यू इनिशिएटिव में, जिसमें हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया है कि अराउंड 2000 क्वेश्चन दैट वी विल बी कंप्लीटिंग इन दिस सीरीज। सो इन दिस सीरीज दिस इज गोइंग टू बी 17th वीडियो और यू कैन से टेस्ट 17। हर वीडियो में हम लोग अराउंड 20 क्वेश्चन पिकअप करते हैं यूपीएससी लेवल के और उनको डिस्कस कर। सो इन सेम लेंथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर 70 क्वेश्चन। ये आपका कॉमन टेम्पलेट है जिससे आप इवेलुएट कर सकते हो कि इस टेस्ट में आप कहाँ स्टैंड करने जा रहे हो। ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी आपका स्कोर आता है, इफेक्टिव स्कोर आता है, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, व्हाटएवर स्कोर दैट यू आर मेकिंग, राइट, मेक श्योर कि उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम लोगों को पता चल सके एक्चुअली कि आप लोग कहां स्टैंड करते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 321, द लोकेशन ऑफ सीट or in the Lok Sabha to different state and demarcation of electoral constituency is decided by। तो इसका आंसर हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, it is delimitation commission, right? D is going to be the right answer। 322 पे we are moving with reference to the preamble, consider the following statement। two statement has been given regarding the preamble और हमें correct answer बताना है। it states the objective which the constitution seeks to। so preamble का चैप्टर अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि this is a vision। preamble को एक विजन डॉक्यूमेंट बोला जाता है और जो भी ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन wants to achieve उनको समराइज करके आपके इसमें preamble में डाला गया। so this option is correct। it aids in लीगल इंटरप्रिटेशन। तो ये भी आप जानते हो अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है कि कई जगह जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन इज वेग एट ऑन दोज पॉइंट्स यू विल फाइंड कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए इसका यूज करता है, प्रीएम्बल का यूज करता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस सी फ्रॉम माय असेसमेंट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इफ अ कैंडिडेट डिमांड्स फॉर द रीकाउंट ऑफ वोट्स पोल्ड इनटू द लोकसभा, सो रीकाउंटिंग की अगर जरूरत है लोकसभा इलेक्शन में तो कौन ऑर्डर देगा? तो ऑर्डर विल बी गिवन बाय नन अदर देन the CEC, that is Chief Election Commissioner of the Election Commission of India। Fourth question, consider the following statement about the Speaker of the Lok Sabha। तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिगर आउट कि कितने इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ही हैज द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर द प्रोरोगेशन। तो देखिए समन स्पीकर नहीं करेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा 3-4 वर्ड का डिफरेंस। और ये सब हम लोग लोकसभा पार्लियामेंट वाला जब चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे तो समन का क्या मतलब है, प्रोरोग का क्या मतलब है, एडजोन का क्या मतलब है, एडजॉन और एडजॉन साइन डाई का क्या मतलब है, इन चारों वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना आपको आना होगा। तो समन एंड प्रोरोग जो है दैट इज एक्चुअली डन बाय नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एडजॉन एंड एडजॉन डाई एक्चुअली ये स्पीकर या फिर जो चेयरपर्सन है वहां राज्यसभा में वो करते हैं। सी हैज द पावर टू समन द हाउस, सो दैट इज अ incorrect statement। C must vacate the office if C seizes, so that is a correct statement। C has the power to adjourn the house signed by, so that is also correct। so 2 and 3 is going to be the right answer। C is the right answer। summoning and proroguing, this power belongs to president and not the speaker or the chairperson of the Rajya Sabha। in India right to vote can be denied to the following person। कौन कौन से persons को इंडिया में right to vote जो है डिनाई? so under trials को आप डिनाई कर सकते हो, प्रिजनर्स को आप डिनाई कर सकते हो, मगर जो लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन उन्होंने एक्चुअली कोई क्राइम नहीं किया तो उनको आप नहीं मतलब कर सकते कि वोट, और पर्सन जो आउट ऑन बेल है उनको भी आप मना नहीं कर सकते, राइट। सो किन किन को मना कर सकते हो? 1 और 2 को मना कर सकते हो एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 320, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस। एक बिल जब ऑर्डिनरी बिल जब पास होता है इनटू द पार्लियामेंट, ये बिल किस किस स्टेज से जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए डिस्कशन, जो पहला डिस्कशन होगा डिस्कशन ऑन द प्रिंसिपल्स होगा। सो ये आपका पहला स्टेप हो गया। देन कमेटी को भेजा जा सकता है, ठीक है। कमेटी को अगर वो बिल भेजा जाता है ऑफ गिवन ऑप्शन, ऑल्दो हो सकता है कमेटी को गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, कमेटी को ना, और से स्टार्ट हो जाए डिस्कशन, बट ऑप्शन में हमें दिया गया तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो कमेटी को अगर भेजा जाता है तो स्क्रूटिनी करेगी कमेटी। फिर कमेटी के पास जब हाउस कमेटी के बाद जब हाउस के पास आता है तो क्लाउज बाय क्लाउज अब डिस्कशन होगा, तो तीसरा स्टेप, और फिर फाइनली ऑथेंटिकेशन होगा। सो आपका पहला क्या है 2, 4,
2431 कहाँ है? 2431 is in D and hence D is the right answer. 327 with reference to the power of president consider the following statement. ठीक है, दो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के पावर के रिगार्डिंग दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फिगर आउट करना है. द प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ a statutory body as at its discretion. So that is an incorrect statement. Incorrect कैसे है कि प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है रिमूव करने का स्टैट्यूटरी बॉडीज के चेयरपर्सन्स को, है ना, या चेयरमैन को या मेंबर्स को. स्टैट्यूटरी बॉडी जो भी हैं आपके, ठीक है, उनके चेयरमैन और चेयरपर्सन्स को या मेंबर्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर है ना. प्रेसिडेंट ये नहीं है कि ऑन हिज डिस्क्रिप्शन द वे ही डज विद द गवर्नर और अदर फ्यू अदर अथॉरिटीज ऐसा नहीं कर सकते. सो दैट इज एब्सोल्यूट पावर नहीं है. द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा ऑन हिज डिस्क्रिप्शन विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ, सो दैट इज आल्सो विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नहीं नॉमिनेट कर सकते. सो कोई भी आपका करेक्ट नहीं है एंड हेंस नाइदर 1 नाइदर nor 2 is going to be the right answer. What do you mean by 0R? One of the phrases used or one of the phrases used into the parliamentary. So सबसे पहले आपका क्वेश्चन R होता है, क्वेश्चन R and then you have this 0R. 0R का कब से स्टार्ट होता है? जनरली 1200 hours और 1200 hours से स्टार्ट होता है, ठीक है. सो स्पेसिफिक, व्हाट इज दिस स्पेसिफिक टाइम अलोकेटेड फॉर अ डिस्कशन ऑन द बजट? नहीं. द टाइम अलोकेटेड फॉर, नहीं. टाइम बिटवीन क्वेश्चन R and the next item, नहीं. The exact time when the question R ends and until the next agenda for the discussion. So that is a correct statement or that is a correct understanding of the 0R. 329 पे मूव होते हैं. Consider the following statement about clemency power of the president of India. और 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट अ पिटिशन फॉर मर्सी बट ही मस्ट हियर अ पिटिशन फॉर मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग. सो दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट क्यों है कि ओरल हियरिंग का राइट, सपोज आपको सेंटेंस हुआ, आप कन्विक्ट हो गए, आपकी सेंटेंसिंग हो गई, कैपिटल पनिशमेंट आपको मिला हुआ है, आप प्रेसिडेंट के पास फाइनल प्ली करते हो, तो आप ये नहीं एज अ मैटर ऑफ राइट आप ये नहीं असर्ट कर सकते कि हे प्रेसिडेंट आपको ओरल हियरिंग मुझे देनी पड़ेगी. नो, दैट इज अ इनकरेक्ट. वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर, वट एवर ही हैज टू डू, बट यू कैन नॉट से कि भाई मुझे जो है हियरिंग आपको मतलब आप मुझे हियर करो. नहीं. द प्रेसिडेंट कैन use his her judicial power in all cases where punishment or sentence is by a court martial. So that is a correct statement. The president may exercise such power in all cases where punishment or sentence is for an offense against any law following within the so that is also a correct statement. That is related with the clemency power of the president. So 2 and 3 is going to be the right answer. So 2 and 3. 330 halfway mark पे हम लोग हैं. The term doctrine of colorable legislation was recently in news. It means अब colorable legislation को मैं अभी एक्सप्लेन, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन यूटिलिटेरियन IAS, आपको वीडियो मिल जाएगा. तो डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ूंगा और जो फिट स्टेटमेंट होगा दैट आई विल बी लेटिंग अ लॉ दैट फिट्स टू बी. तो कलरेबल लेजिस्लेशन थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए कलरेबल लेजिस्लेशन कुछ चीज़ें होती हैं कि इसके डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में नहीं है, बट मेनी अ टाइम लेजिस्लेचर क्या करता है उसको, लेजिस्लेचर जब मैं कह रहा हूँ तो पार्लियामेंटेरियंस को भी, पार्लियामेंट को भी रेफर कर रहा हूँ एंड आई एम रेफरिंग टू असेंबली एज वेल. तो यू हैव दिस लिस्ट कॉल यूनियन लिस्ट, देन यू हैव स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट. तो हो सकता है स्टेट लिस्ट में कुछ आइटम्स है, यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम है. अब यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम है जिसपे कि स्टेट लॉ नहीं बना सकता, तो क्या करता है स्टेट, कई बार क्या करता है, या यूनियन ही क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में है और यूनियन क्या कर सकता है कि ठीक है हम इस सब्जेक्ट पे लॉ, बट लॉ को सेम सब्जेक्ट पे कुछ इस वे में बनाते हैं कि डायरेक्टली क्लेम ना कर सके, स्टेट डायरेक्टली क्लेम ना कर सके, यूनियन ने लेकिन वो रिलेट उसी सब्जेक्ट से करेगा. ठीक है, तो इसको कलरेबल लेजिस्लेशन का नाम दिया जाता है. और लॉ दैट फिट्स टू बी डिक्लेयर अल्ट्रा वायलेंट, नहीं, गलत.
legislation aimed at reducing power of judiciary नहीं, a statute passed by legislature purposing to act within the limits of its power but in substance and in reality it transgressed this power, so that is a correct assessment of colorable legislation। मतलब इनकी लिमिट में नहीं है, यूनियन ने लॉ बना दिया बट वो स्टेट लिस्ट में था, ठीक है, दिख ऐसा रहा है कि नहीं वो यूनियन के पावर में, बट एक्चुअली इन सब्सटेंस जो है वो या इन स्पिरिट जो है वो स्टेट के स्टेट लिस्ट में था। सो ये आपका करेक्ट असेसमेंट। लेजिस्लेशन विच इज ओपनली एंड डायरेक्टली आउट ऑफ परव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 330 व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more स्टेट passes a resolution requesting the parliament to enact laws on the matter in the state list, then अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलकर अगर पार्लियामेंट को लिखते हैं कि इस सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना है। ओके, और लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नहीं, ऑल स्टेट को नहीं, अगर 2 स्टेट ने या 3 स्टेट ने ये 4 स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है कि हे पार्लियामेंट, ऑल्दो दीज सब्जेक्ट्स आर ऑन टू द स्टेट लिस्ट बट प्लीज एक कॉमन लॉ हमें डिजाइन करके आप दो, तो सिर्फ उन्हीं स्टेट में, जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ उन्हीं स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। So the first statement becomes in such a law cannot be amended or repealed by state legislature, so that is a correct statement। एक बार अगर आपने abdicate as a state, अगर आपने abdicate कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हे पार्लियामेंट आप इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाओ, तो उसके बाद पार्लियामेंट ही उस पे लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट चाहे तो उस लॉ को अल्टर कर सकती है, पार्लियामेंट चाहे किसी तरह का चेंजेस कर सकती है, और पार्लियामेंट ही जब चाहेगी तभी उस सब्जेक्ट पे मतलब लॉ बनाने का अधिकार फिर वापस से दे सकती है स्टेट को। स्टेट ऐसा नहीं कह सकता 1 साल के लिए बना दो, 2 साल के लिए बना दो। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सो सेकंड ओनली, दैट इज बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अंडर आर्टिकल 257 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। स्टेट आर्टिकल 257 के अंडर यूनियन के पास स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए क्या क्या राइट्स है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस, इसके लिए डायरेक्ट कर सकती है यूनियन स्टेट को कि हे स्टेट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन लाइन है हमारा, फाइबर का लाइन है, ये सब आपको सिक्योर करना है, और उसका कंस्ट्रक्शन। द मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसके प्रोटेक्शन का भी सेंटर स्टेट्स को बोल सकती है, और स्टेट्स इज बाउंड टू डू दैट। अगर नहीं करती है इनमें से कुछ तो 356 का सारा जो सेंटर है वो ले सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सो दैट इज आल्सो करेक्ट, इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्शन। और ये सभी एक ग्राउंड हो सकते हैं, अगर स्टेट कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर सपोज ममता दी मना कर दे, नहीं मैं टेलीकम्युनिकेशन जो है ये यूनियन सब्जेक्ट है, मैं नहीं देखती है ना, इनका प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनका मेंटेनेंस मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और यूनियन अगर अपनी जिद पे अड़ जाए तो 356 इंप्लीमेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। सो करेक्ट बताना है। सो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 3 कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना, और इनको क्रोनोलॉजिकल वे में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी, 1996 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, 1969 तक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, ठीक है। फिर नहीं 1966 तक की थी, राइट, रिपोर्ट सबमिट, और उसके बाद स्टार्ट हुआ था 1966 में, और उसके बाद आगे तक चलता रहा था, ठीक है। फिर राजमन्नार कमेटी है जो कि 1969 में, सो सबसे पहला ये, फिर राजमन्नार, देन यू हैव आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, एंड देन वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम जो है सो ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका होगा 1, देन यू हैव दिस 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, that is C is going to be the right answer। 333, 334 consider the following statement about interstate council, ठीक है, और हमें करेक्ट बताना। interstate council अब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। the parliament may by law empowered to define the duties of interstate council, so that is correct। the council's decision are binding in nature, so ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको गलत लगेगा, बट सब्जेक्ट मैटर पढ़ो रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट, सो रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन इंटरस्टेट काउंसिल लेता है, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बाइंडिंग हो सकता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 335। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट नेसेसरली मेक इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? कौन से ऐसे इवेंट या कौन से आइटम्स जो नीचे आपके डले हुए हैं, कौन से प्रोसेस इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बनाते? तो प्रोवाइड रियल चॉइसेस बिटवीन द कैंडिडेट्स, मोर देन वन कैंडिडेट आप देते हो, मतलब इलेक्शन दे रहा है
है, 4 कैंडिडेट दे रहा है, 5 कैंडिडेट दे रहा है, तो वो ऑफकोर्स इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। फ्री टू कोई भी चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है, तो ऑफकोर्स ये फीचर भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट, तो ये भी डेमोक्रेटिक बना रहा है। इलेक्शन टू बी हेल्ड एट रेगुलर, ये कोई नेसेसरी फीचर नहीं है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 330 विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट स्टेट, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डुप्लीकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। 337 consider the following statement and we have to tell the correct statement. Two statement has been given. As the speaker of Lok Sabha, see he takes separate oath as member of parliament and एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो सेपरेट ओथ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर स्पीकर बनाया जाता है तो स्पीकर जो ओथ उसने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिया वही ओथ सफिशियंट होता है। एज अ स्पीकर कोई सेपरेट ओथ, एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सी टेक्स सेपरेट ओथ एज द वाइस, नहीं ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट का ओथ लिया और उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो चेयरपर्सन जो है या चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा, तो उनको भी सेपरेट ओथ की जरूरत नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अनकरेक्ट पूछा है, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। द सेकंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड शेड्यूल आपको पता है सैलरी एंड वगैरह की बात करते हैं, तो कौन कौन से अथॉरिटीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की सैलरी की बात आपके सेकंड शेड्यूल, तो प्रेसिडेंट की सैलरी यस, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यस, द CAG यस, चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नो। सो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को छोड़ के बाकी जो भी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनकी प्रोविजन ये सेकेंड शेड्यूल में आपके मेंशन्ड है 1 2 3, राइट। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 339 विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड नॉट करेक्ट हमें बताना है, नॉट करेक्ट। अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज और मेजोरिटी इनटू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर शी इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई पहले आप मेजोरिटी प्रूव करो तब आप चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, ठीक है। ममता दीदी ने अभी स्वर्न इन किया, क्या उन्होंने ऑल्दो उनके पास क्लियर मेजोरिटी था, है ना, लेकिन क्या उनको जरूरत पड़ी प्रूव करने की मेजोरिटी? नहीं, और उनसे मेजोरिटी मांगी भी नहीं जाएगी क्योंकि ऑल्दो क्लियर कट मेजोरिटी उनके पास है। इवन दो इन द इवेंट, है ना, हो सकता है कि 2-3 पार्टियों ने मिलकर एक कॉलिशन बनाया है, तो उसमें भी मेजोरिटी पहले प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्यपाल ने इन्वाइट किया, गवर्नर ने इन्वाइट किया, इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड कि दीज 2 और 3 कलेक्टिव पार्टीज कलेक्टिवली, जैसे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, वेयर यू हैव दिस MVA गवर्नमेंट लेड बाय MBA महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, राइट, कॉलिशन ऑफ 3 पार्टीज NCP, कांग्रेस एंड शिवसेना। तो वहां पहले चीफ मिनिस्टर पहले अपॉइंट हो गए थे और बाद में फिर गवर्नर बोलते हैं कि भाई हाउस में जाओ और वहां मेजोरिटी आप प्रूव करो। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज मिनिस्टर हु इज नॉट, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, जो भी अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होगी, राइट, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होगी। सो नॉट करेक्ट बताना है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड हेंस ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंडामेंटल राइट्स था क्या उसमें? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव हुआ था, यस, फंडामेंटल राइट्स वर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव। सेफगार्ड्स टू माइनॉरिटी ट्राइबल, यस, ये वेरी मच पार्ट, ये तो 1928 वाले में भी आपके था, ये भी 1928 मोतीलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोजल रखा था उसमें भी था। promotion of world peace and welfare of the mankind, so this was also part of objective resolution. So all these 3 were the part of objective resolution passed by Jawaharlal Nehru. So answer is going to be D, and that is 1 2 3, all the statements are correct. So with this we are wrapping up this video. Please do let us know कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. Do you want us to make similar video on the other subjects like history, geography? Also do let us know. Everything will depend entirely on your responses. So until we come up with the next video, till then, bye bye.